अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रामीन सैयद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़ेरे बहस। नाज़रीन, नैब तरामीम कलअदम करार देने के खिलाफ हुकूमती अपीलों पर गुज़िश्ता रोज़ एक अहम समाअत हुई थी। केस के मेरिट्स पर तो ज़ाहिर रिमार्क सामने आए ही, मगर इससे हटकर दो बड़ी इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट्स पर भी बात हुई है। एक तो पहली बार अदालत ने बराह रास्त बानी तहरीक इंसाफ को सियासी जमातों के साथ बैठने का मशवरा दिया, पार्लिमानी स्ट्रगल की अहमियत पर जोर दिया। दूसरी तरफ वफाकी हुकूमत ने कुछ दस्तावेज़ात जमा कराई थी जिसमें बानी तहरीक इंसाफ को जेल में मिलने वाली तमाम सहूलियात की डिटेल्स थी, जो कि बानी PTI के मेहदी हसन को दिए गए इंटरव्यू से रिलेटेड था, जिसमें उन्होंने कैद तन्हाई का इल्ज़ाम लगाया था। तो हुकूमत की जानिब से ये बताया गया कि उनको अपने वकला तक रसाई भी है और उनका ये मौक़िफ़ यानी कैद तन्हाई वाला मौक़िफ़ गलत है, झूठ है। जिसके बाद सियासी लीडरान को जेल में मिलने वाली सहूलियात पर भी एक डिबेट शुरू हो गई। इसी पर बात करेंगे। प्रोग्राम के पहले से हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर तज़ियाकार नजमुल साकिब खालिद साहब और साकिब बशीर हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत शुक्रिया। नजमुल साकिब साहब, हुकूमत की तरफ से एक लिस्ट आई है कि किस किस तरह की सहूलियात बानी तहरीक इंसाफ को मैसर है। उसमें एक्सरसाइज का कुछ सामान है, फिर एयर कूलर है, TV है, चॉकलेट्स और कोल्ड ड्रिंक्स तक उन्होंने मेंशन की हैं। अब ये बताइए कि क्या ये सब कुछ मिलना कुछ अनयूजुअल है, एबनॉर्मल है, या फिर एक साबिक वज़ीर आज़म को मिलने वाला एक नॉर्मल प्रोटोकॉल है जो कि सबको मिलना चाहिए? देखिए रामीन, ये जो आपने सवाल किया है ना, इसी के अंदर आपने जवाब भी दे दिया है। प्रोटोकॉल का लफ्ज़ आपने इस्तेमाल किया है। ठीक है। देखिए, हमारे यहाँ कुछ प्रेसिडेंसी सेट हुए हुए हैं, कुछ हमारे उसूल मुरतब हुए हुए हैं कि भाई अगर प्राइम मिनिस्टर हैं, अगर वो रिटायर हो जाते हैं, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जब की बात आती है, प्रेसिडेंट की बात आती है, मिसाल के तौर पे एक चीज़ है डिप्लोमेटिक पासपोर्ट। ठीक है। अब ये है कि मैंने वो कानून पढ़ा हुआ है जिसके तहत ये है कि अगर एक आदमी वज़ीर आज़म रह चुका है तो उसको ताहयात डिप्लोमेटिक पासपोर्ट मिलेगा, यानी उसको यानी यूँ समझिए कि डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी एज फार एज द पासपोर्ट इज़ कंसर्न और उसकी ट्रैवलिंग का वो उसका ताल्लुक है तो वो उसको मिलेगा। इसी तरह से हम देखते हैं कि जब खुदा न खास्ता किसी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को या किसी प्रेसिडेंट को या किसी को भी इतने बड़े ओहदे वाले आदमी को कोई सज़ा होती है, सही होती है गलत होती है ये बात की बात है, जब सज़ा होती है तो उनके लिए उसी के यानी हिफ्ज़े मरातब समझिए कि उसके मुताबिक उनको रखा जाता है। ठीक है। मेरे जैसा कोई मामूली आदमी है, वो कोई जुर्म करता है तो वो तो उसको तो घुसेड़ देते हैं ना आप उसमें यानी जेल में, जिसमें कि 40 लोग और होते हैं, आपको बैठने की भी जगह नहीं मिलती। लेकिन जब खान साहब जैसा आदमी जो कि प्राइम मिनिस्टर रह चुका है, सेलिब्रिटी भी था, उसके लिए फिर अलहदा से वो बाकायदा तौर पर लिखे हुए हैं। असल चीज़ ये है कि खान साहब ने ये जो डेथ सेल की बात की ना, उससे बात शुरू हुई कि ये तो जेल नहीं है, मेरे लिए डेथ सेल है, यानी मौत का ये जो है ना वो सेल है, मौत का कमरा है। जी जी। अब ये है कि जब तस्वीरें सामने आ गई हैं, अब तो पूरी तरह से हुकूमत ने कंफर्म किया, तस्वीरें दिखाई, कोर्ट में गए, बताया जी कि देखें ये कूलर है, ये AC है, ये मशीन है उनकी, वो जो यानी ये वो जो जिम नहीं करता आदमी, जो एक्सरसाइज करता है, और उनको अलहदा से खाना बनाने के लिए जी खाना बनाने के लिए अलहदा से एक बावर्ची खाना वगैरह और ये बाकी सारी सहूलियात उनको मुयस्सर हैं। अब उसमें ये यानी कोर्ट ने ये फैसला किया है कि हम खुद भी चेक करेंगे, और उसका उन्होंने तरीका ये नहीं कहा कि कोई कमीशन बनाएंगे, कोई फलाना होगा। उन्होंने कहा जी कि किसी दिन भी हम भेज देंगे यानी अपना कोई नुमाइंदा जो कि डिस्क्रीटली जाके तो खुद जाके चेक करेगा। बहरहाल इस वक्त तक एज वी स्पीक ये चीज़ तय हो गई कि खान साहब को सहूलियात मिलती हैं जहाँ तक कि हुकूमत के मौक़िफ़ का ताल्लुक है। दो बातें इसमें करता हूँ यानी अपनी तरफ से। पहली बात यह है कि अब ये तो तय हो गया कि खान साहब को सहूलियात मिल रही हैं, और पहली बात जो मैंने करनी है वो ये है कि अगर आपको यकीन है कि अब आपने बाहर आ जाना है, किसी तरीके से आपको पता लग गया है, तो अब जो बाकी कुछ दिन रह गए हैं उसमें जितनी भी सहूलियात हैं वो आप देख लीजिए। और अगर आपको ये है कि जी मैंने इसमें पता नहीं कितनी देर तक रहना है, तो फिर ये मामला मुझे लगता है चलेगा, और उनको अपनी मर्जी का माहौल जब तक नहीं मिलेगा उसमें जाहिर है कि बात करते रहेंगे, PTI भी कहती रहेगी। ठीक है। दूसरी बात ये है कि जब आपको अल्लाह ताला दोबारा मौका दे कि अगर आप PM बने, अगर आप प्राइम मिनिस्टर दोबारा बनते हैं तो उस वक्त सोचिएगा, क्योंकि आपके वक्त में भी बहुत सारे लोगों को यही शिकायत थी कि हमें हमारे हिफ्ज़े मरातब के तौर पे जेल में सहूलियात नहीं दी गई। ये तो थी दो बातें। बॉटम लाइन क्या है?
देखिए, जब कानून ये आप कहते हैं कि सबके लिए एक है, ये मैं एक बात कर रहा हूं जो कि जरा सी हट के है। जब आप कहते हैं कानून सबके लिए एक है, तो फिर जेल भी सबके लिए एक होनी चाहिए। सही बात है। जेल अगर मेरे लिए मुख्तलिफ है और राव साहब के लिए और साकिब बशीर के लिए मुख्तलिफ है, तो फिर तो कानून एक साथ का ना हुआ। लेकिन क्या करें कि हिफ्ज़ मरातब का ख्याल रखना पड़ता है। फिलहाल ऐसा ही है कि खान साहब जब अगली दफ़ा मौका मिले तो कुछ इस किस्म की चीज़ों को गौर से देखें, क्योंकि हालात जो हैं वो किसी वक्त भी पलटा खा सकते हैं। और मैंने अगर इस वक्त कुर्सी पे बैठ के एक फ़ैसला किया तो मुझे शायद भूल जाता है कि कल को मैं भी कटहरे में खड़ा हूँगा। उस वक्त को सामने रखते हुए मुझे इंसाफ करना चाहिए। जी बिल्कुल, ये सही बात है कि भूल जाते हैं कि जब इक़्तिदार में थे तो क्या स्टेटमेंट सामने आती थी। राव खालिद साहब, खान साहब जब हुकूमत में थे तो जेलों में मिलने वाली फैसिलिटीज़ के हवाले से उनका बड़ा एक स्ट्रेट फॉरवर्ड मौक़िफ़ था। इस तरह की बातें होती थी कि जी सहूलियात नहीं होनी चाहिए, AC उतरवा लूँगा, बाहर जाके उन्होंने इस तरह की स्टेटमेंट्स दी, नारे लगाए। अब जब वो ख़ुद जेल में है तो कैसी बात है कि ये पैराडॉक्स है कि जब वो खुद जेल में है तो हुकूमत को आके वजाहतें देनी पड़ी हैं, डिफेंस करना पड़ रहा है कि जी ये सहूलियात हमने दी हुई हैं, क्योंकि शिकायत आ रही है खान साहब की तरफ से। तो ये कितना बड़ा एक पैराडॉक्स है। और आपको क्या लगता है कि इस तरह की सहूलियात मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? क्योंकि खान साहब का तो एक मौक़िफ़ नहीं है इस पर, उनका तो बदल रहा है। देखिए, मैं ये कोई इतना इम्पोर्टेंट इशू नहीं है मेरे हिसाब से। अच्छा, जेल तो जेल है, सहूलियात हैं या नहीं है, आप वहाँ पे बेशक उनको बेहतरीन किस्म के बेड लगा दें, कुछ भी कर दें, वॉटेवर। तो और दूसरा जो होती हैं चीज़ें जेल मैनुअल के मुताबिक होती हैं, और जेल मैनुअल क्लास C, B, A क्लास डिफ़ाइन करता है, मैं नहीं करता, कि जेल मैनुअल करता है। और उसमें आपकी एजुकेशन क्या है, ग्रेजुएट हैं या उससे ऊपर मेरा B क्लास मिलती है। हाँ। और साथ कोई आपका ओहदा A क्लास भी मिल जाती है, जिसमें आपको मुशक्ति भी मिलता है, आपको बेहतरीन कमरा, बेड वगैरह, अटैच बाथ, ये सारी चीज़ें मिलती हैं। तो वो उसके मैनुअल के मुताबिक होती हैं चीज़ें। अब मुझे पता नहीं ये मैनुअल के मुताबिक है या नहीं है। अच्छा। ये जो तस्वीरें आई हैं उससे तो 8x8 का कमरा लगता है, जिसके अंदर ही दीवार करके बाथरूम उसमें शामिल किया गया है और कूलर लगा हुआ है उसके अंदर, वॉटेवर। मुझे कितनी अच्छी सहूलतें नहीं है, लेकिन जेल में है बहरहाल, जेल तो जेल है। लेकिन असल बात जो करने वाली है वो ये है कि ये कल जिस वक्त ये सारी चीज़ें सामने आई, उस वक्त जो माहौल था और जो बात हो रही थी वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। ये तो चलता रहेगा, ये तो सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए लोग करते रहते हैं, एक दूसरे को बात करते रहते हैं, एक दूसरे को करते रहते हैं। मुज़ाकरात की बात मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। हर बंदा कह रहा है, हुकूमत भी कह रही है मुज़ाकरात करें, अब सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है। बिल्कुल। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कहा ये मुझे अभी तक समझ नहीं आई। और क्या सुप्रीम कोर्ट को ये कहना चाहिए था? सुप्रीम कोर्ट ने अगर कह दिया है और इमरान खान साहब अगर मुज़ाकरात नहीं करते, क्या उसके कुछ नताइज निकलेंगे? सुप्रीम कोर्ट जहाँ तक कंसर्न है, अगर वो कहना नहीं मानते सुप्रीम कोर्ट का या उस राय को अहमियत नहीं देते, तो ये बड़ी कंट्रोवर्शियल हो जाएगी ये सूरत हाल सारी। मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट का ये मामला नहीं बनता था। अच्छा। कि वो इमरान खान साहब को इस किस्म की सजेशंस दें, इस किस्म की राय दें। ख़ुद वो सब जुडिस मामलात पे उनको बात नहीं करने देते और सही तौर पे नहीं करने देते, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर फैसला करना है। तो ऐसे मामलात जो पॉलिटिकल डोमेन में हैं, जिसमें सियासतदानों ने फैसला करना है, अगर उसमें सुप्रीम कोर्ट अपनी राय देती है तो क्या उसका उन केसेस पे, सब जुडिस मामलात पे असर नहीं पड़ेगा? सुप्रीम कोर्ट की एक ओपिनियन नहीं होगी कि बड़ा हट धर्म शख्स है, हमने मुज़ाकरात का कहा, मुल्क की खातिर से मुज़ाकरात नहीं किए। एक सोच में आ सकती है, उनकी टिल्ट आ सकता है, थोड़ा सा उसमें शक शुबे की गुंजाइश निकल आती है। लेकिन इन मुज़ाकरात, हम इससे आगे बढ़ के अगर देखें तो इन मुज़ाकरात से क्या हासिल करना चाहती है हुकूमत? अगर इमरान खान साहब मुज़ाकरात करते हैं तो क्या हुकूमत हासिल करना चाहती है उससे? सियासी इस्तेहकाम जो हम बात करते हैं कि जी अगर इमरान खान साहब मुज़ाकरात की टेबल पे बैठ जाएंगे, गुडी गुडी हो जाएंगे हुकूमत के साथ या उनके मामला तय कर लेंगे, तो उससे सियासी इस्तेहकाम आ जाएगा। सियासी इस्तेहकाम आने से क्या अब हम उस स्टेज पे हैं कि हम बाकी मामलात भी ठीक कर पाएंगे? मेरा ख्याल है अब उससे बाकी मामलात भी आप ठीक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जिस नहज पे हम जा चुके हैं, ना IPPs का गर्दिशी कर्जा कम होगा उससे, ना बिजली के रेट्स कम होंगे, ना गैस की कीमतें कम होंगी।
राव खालिद साहब कि पीटीआई का मुज़ाकरात का मकसद, अगर आप अपना एनालिसिस दें इस पर, पीटीआई का मुज़ाकरात का मकसद क्या सियासी इस्तेहकाम लाना है इस मुल्क में, या फिर बानी तहरीक इंसाफ की रिहाई? जी जी, मैं उसी बिल्कुल, मैं अगला पॉइंट मेरा यही है कि बुनियादी तौर पे उनसे मुज़ाकरात का मकसद सियासी इस्तेहकाम लाना है या स्पेस हासिल करनी है वक्ती तौर पे, साल 2 साल की, जैसे उनको कहा जा रहा है, खामोश रहें। हाँ। कि उनकी मकबूलियत एक इस एनालिसिस के साथ, इस सोच के साथ कि ये थोड़ा अर्सा जेल में रहेंगे, फिर बाहर आएंगे, फिर मुज़ाकरात होंगे, तो इस टाइम में उनकी मकबूलियत कम होगी, उनका इन्फ्लुएंस कम होगा, शायद पॉलिटिकली भी उनको कुछ डैमेज हो जाएगा, उनकी पार्टी के अंदर रेशा दवानियाँ हो रही हैं मुख्तलिफ़ किस्म की, उसमें कोई फ़र्क पड़ जाए, तो उसमें उनकी जो स्पेस लूज़ की है जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने, ख़ासतौर पे PMLN ने, वो शायद दोबारा गेन कर लें, वोट बैंक अपना इस्टेब्लिश कर लें, कोई काम ऐसा कर लें, लोगों को सहूलियात दे के, कोई रियायत दे के मुख्तलिफ मामलात में, तो थोड़ा सा उनके लिए स्पेस निकल आए। बुनियादी मकसद ये है, बुनियादी मकसद सियासी इस्तेहकाम लाना नहीं है, क्योंकि अगर सियासी इस्तेहकाम अगर आता है तो आपके पास रोड मैप क्या है उसके आगे माशी तौर पे, क्या आपने कोई दिया रोड मैप कि हम ये करेंगे, इस तरह करेंगे, इस तरह करेंगे? आप ताजिरों के रजिस्ट्रेशन की बात कर ले, IPPs की बात कर ले, जैसे मैंने की। डे 1 से उनके शुरू में तकरीबन 1 माह कुछ उनके इश्यूज रहे, लेकिन उसके बाद मुलाकातें शुरू हो गई और मुलाकातें गाए बगाए होती रहीं, बल्कि अडियाला जेल जो है वो PTI का एक मरकज़ बना रहा कि वहाँ पे एक ग्रुप आ रहा है, दूसरा आ रहा है, फिर तीसरा आ रहा है, एक दिन फैमिली मिल रही है, दूसरे दिन वकला मिल रहे हैं, उनकी लीडरशिप मिल रही है, सारी प्लानिंग वो वहाँ पे करते हैं, कर रहे हैं और करते रहे हैं। मतलब उनको इतना वो फैसिलिटेशन हुई है, वो मतलब उन्होंने अदालतों के जरिए कुछ ऑर्डर्स लिए और कुछ इस तरह की चीज़ें चलती रहीं। कल की जो बात थी डायलॉग की, वो डायलॉग की बात वैसे तो सुप्रीम कोर्ट उनको रोकती रही कि आप साइफर पे बात ना करें क्योंकि इसकी अपील हमारे पास आ सकती है, आप 8 फरवरी इलेक्शंस के हवाले से आपकी जो पिटीशन है वो पेंडिंग है, उस पर बात ना करें, आप मुख्तलिफ जो इशूज थे जो कनेक्ट नहीं कर रहे थे नैब तरामीम से, उनसे रोकने की बात उन्होंने की, लेकिन जब बार बार वो जा रहे थे उस पॉलिटिक्स की तरफ, मतलब साइफर का उन्होंने कहा कि मेरी जो पार्टी थी उसके खिलाफ साजिश की, डिमार्च की बात हुई, साइफर की बात हुई, फिर उसके बाद 8 फरवरी इलेक्शंस का उन्होंने जिक्र किया, फिर जब उनको कहा गया कि आप 10 अप्रैल 2022 को आप पार्लियामेंट में अच्छी भली अक्सरियत थी आपके पास, आप उस सिस्टम का हिस्सा रहते, नैब तरामीम के लिए जो कोशिश हो रही थी तो उसमें अपना वोट देते, अपना इनपुट देते, हो सकता है वो नैब तरामीम ना हो सकती, या आपकी मुशावरत भी उसमें शामिल हो जाती, तो आप बेहतर जो है वो कर सकते थे वहां पे पार्लियामेंट में रहकर। तो उन्होंने फिर वो बात कर दी कि पार्लियामेंट जो है वो फॉर्म 47 की अगर होगी तो फिर क्या करेंगे, तो फिर जजेस ने फिर उस पर जो वो कमेंट किया, और ख़ास तौर पर जो जस्टिस जमाल खान मंदोखेल हैं उन्होंने जो बात की, जब इमरान खान साहब ने कहा कि जो इकॉनमी के हवाले से पाकिस्तान के हालात हैं और इस पर बहुत ज़्यादा उन्होंने बोला, उन्होंने कहा जो आपकी बात आपने की है इससे मुझे खौफ आ रहा है। फिर उन्होंने वो मशवरा दिया कि आप जो आग है वो आग बुझाने के पे फोकस करें, ये ना करें कि पानी जो है वो साफ है या गंदा है। जब आग बुझ जाएगी और आग बुझने के बाद फिर सारे मामलात जो है वो हो जाएंगे। फिर चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस अतर मिनल्ला और चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा उन्होंने भी इस किस्म की जो है वो बात की। लेकिन फिर मैं आऊँगा कि आज फिर उन्होंने इन सारी डायलॉग वाली जो पोलिटिकल डायलॉग और सियासी जमातों से डायलॉग वाली बात को मेरे ख्याल में उसको जो है वो रद्द कर दिया। मैं तो यही कहूँगा कि उन्होंने कहा कि बात तो फिर वही होनी चाहिए या होगी जहाँ पे जो है वो ताकत का मरकज़ है, जिस तरह आरिफ अलवी जो है वो बात कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, यानी PTI अभी तक उसी पर डटी हुई है और जमहूरी प्रोसेस का अभी तक वो हिस्सा बनने को तैयार नजर नहीं आ रहे। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का गैर मुस्तकिल रुकन मुंतखब हो गया है। गुज़श्ता रोज़ इस पर वोटिंग हुई थी और 182 ममालिक ने पाकिस्तान की हिमायत की थी। यहाँ कोई बताते थे कि पाकिस्तान 75 साल तारीख में 8वीं दफ़ा रुकन मुंतखब हुआ है। वज़ीर आज़म ने इस पेशरफ़्त पर खुशी का इजहार किया है और ये कहा है कि हम आलमी चैलेंजेस से निपटने के लिए पूरी बैनुल-अक़वामी बरादरी के साथ मिलकर काम करेंगे। अब सवाल यह है कि अक़वाम मुत्तहिदा का गैर मुस्तकिल रुकन बनना पाकिस्तान के लिए कितना सूदमंद होगा, इसका फ़ायदा उठाते हुए पाकिस्तान क्या कुछ कर सकता है, यही सवाल अपने एनालिस्ट्स के सामने रखते हैं। राव खालिद साहब, क्या लगता है आपको, क्या सिग्निफिकेंस है इसकी? सिग्निफिकेंस आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि हमारी जो एज ए बानी रुकन UN के हमारी जो कंट्रीब्यूशन है 8वीं दफ़ा, जैसे आपने बताया 8वीं दफ़ा पाकिस्तान इसका हिस्सा बना है, और उसमें जो
कह ले मिसाली वोट मिले हैं पाकिस्तान को। 124 चाहिए होते हैं, मेरे ख्याल है तो कोई 193 में से 180 से ऊपर 182 मिला जी, मिले हैं पाकिस्तान को। तो उसका मतलब ये है कि पाकिस्तान जब इस रोल में रहा है, जब भी रहा है 7 दफ़ा पहले, तो कोई ना कोई बात तो ऐसी है कि दूसरे मुल्क इस बात पे यकीन रखते हैं कि पाकिस्तान को इस पोजीशन में होना चाहिए, और ये 2 साल के लिए यकीन उसमें कंट्रीब्यूट किया। पाकिस्तान का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है थ्रू आउट, क्योंकि ये पीस कीपिंग एक बड़ा इंपॉर्टेंट शोबा है इसका, और पीस, दुनिया में पीस कायम करना वो भी एक बहुत अहम, इसका मकसद ही ये था आलमी जंगों के बाद ये जब बना फोरम, तो उसका मतलब ही ये था कि जो चार्टर उसका था कि दुनिया में अमन कायम हो, इंसानी हकूक़ के हवाले से चीज़ें हैं, बाकी हैं जो जंगों को रोका जाए, उस मामलात को बेहतर किया जाए। तो उसमें पाकिस्तान का जो किरदार है बतौर पीस मेकर के और पीस कीपिंग के, वो बड़ा तारीखी है। पीस कीपिंग, पाकिस्तान सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है पीस कीपिंग में, UN की जो फोर्सेस हैं उसमें, और ऐसी ऐसी जगहों पे पाकिस्तान ने किया जाके अपना किरदार अदा किया है, जिसमें जानों की कुर्बानियाँ भी दी हैं, शहादतें ली हैं, बहुत तकलीफ़ें उठाई हैं, और लेकिन पाकिस्तान ने बहुत बड़े बड़े काम किए। उसमें एक मुझे एग्जैक्ट मुल्क का याद नहीं, वहाँ पे US के लोग फंस गए थे, फौजी इसी तरह से, और पाकिस्तानी फौजियों ने उनको रेस्क्यू करवाया था वहाँ पे, और बहुत वो एक तारीखी हिस्सा है US पीस कीपिंग की तारीख का, एक बहुत बड़ा वाक़या है वो, बहुत बड़ा सानिया हो सकता था जिसको रोका पाकिस्तानी फोर्सेस ने और उसको वहाँ कंट्रीब्यूट किया। जहाँ तक इंटरनेशनल नेगोशिएशंस हैं, पीस की नेगोशिएशंस हैं, उस हवाले से भी पाकिस्तान का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान ने ना सिर्फ ये कि इस खित्ते में पाकिस्तान ने कोशिश की है, और पाकिस्तान ने हमेशा पीसफुल वे में मामलात को आगे बढ़ाने की कोशिश की। हमारा कश्मीर का मसला है अपना, या फ़लस्तीन का मसला हो, या और दुनिया के मसाइल है, उसमें पाकिस्तान ने हमेशा कोशिश की है कि बेहतरीन तरीके से टेबल पे बैठ के मामलात को तय किया जाए, और इसको हमेशा पाकिस्तान ने सपोर्ट किया है, फ़रोग दिया है, और अपने तय जो भी काविश कोशिश हो सकती है वो की है। और पाकिस्तान के जो डिप्लोमेट्स ख़ास तौर पे नजम साकिब साहब ज़्यादा बेहतर बता सकेंगे, जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है UN के मुख्तलिफ शोबों में, पॉपुलेशन के हवाले से हमारा बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, पॉपुलेशन कंट्रोल के हवाले से, पॉपुलेशन उसके अहमियत के हवाले से, उसमें स्पेशल जो UN जो पॉपुलेशन फ़ंड बना था वो भी पाकिस्तान की लीडिंग एक खातून थी, उन्होंने वो सजेस्ट किया था, और उसके उन्होंने वो बनवाया था बुनियादी तौर पे जो पॉपुलेशन फ़ंड बना था UN का। तो इस तरह पाकिस्तान का नो डाउट, इसमें कुछ शक नहीं है, पाकिस्तान के UN के हवाले से, इंटरनेशनल मामलात के हवाले से, इंटरनेशनल इशूज़ के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है, और पाकिस्तान एक इंपॉर्टेंट मुल्क, और ये इलेक्शन भी इस बात की गमाजी करता है। ठीक है, नजम साकिब साहब, पीस कीपिंग की बात की रहा खालिद साहब ने, तो इस वक्त जो करंट सिनारियो है इसको देखते हुए, ख़ास तौर पे गाज़ा इजराइल कॉन्फ्लिक्ट की अगर बात की जाए, तो क्या इसमें पाकिस्तान अब गैर मुस्तकिल रुकन मुंतखब होने के बाद कोई इफेक्टिव किरदार अदा कर सकता है? अभी भी करता रहा है, ज़ाहिर है पाकिस्तान का मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है, जेनोसाइड का लफ्ज़ भी पहली दफ़ा पाकिस्तान ने इस्तेमाल किया, मगर बेहतर तरीके से इसको मज़ीद परसू किया जा सकता है? सबसे पहले तो रामीन, ये राव साहब ने जो तारीफ़ की है पाकिस्तानी डिप्लोमेट्स की, इसकी मैं तायीद करूँगा। ठीक है, अगर आपको मौका मिले, आप न्यूयॉर्क में जाएं या जिनीवा में जाएं या वियना में जाएं, तो पाकिस्तानी डिप्लोमेट्स जो हमारे मल्टीलैटरल, आपकी डिप्लोमेसी इसको कहते हैं ना, जिस तरह ये यूनाइटेड नेशंस में जनरल असम्बली में हो, या यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में हो, या वैसे इसकी जो मुख्तलिफ कमेटीज़ होती हैं, तो उसमें अगर आप जाएं, आप एक हफ़्ता जाके अटेंड करें वहाँ मीटिंग्स, तो आपको नज़र आएगा कि 2 मुल्कों के डिप्लोमेट्स जो हैं वो मुमय्यज़ हैं। वो जब बात करते हैं तो इल्म की बेस पे बात करते हैं, तजुर्बे की बेस पे बात करते हैं, हकीकत बयान करते हैं, और उनकी लोग सुनते हैं। फिर एक ड्राफ्टिंग कमेटी होती है जिसपे सारे लोग, सारी दुनिया के लोग जो बैठे हुए हैं ना, इत्तेफाक से मुझे भी इत्तेफाक हुआ है कुछ पे बैठने का, तो उस पर बड़ी सी एक स्क्रीन पे आता है जी, ये रेजोल्यूशन जो है यूनाइटेड नेशंस ने पास करना है। ठीक है, अब उसका एक एक लफ्ज़ देखा जाता है, और मैं आपको फिर से बताऊंगा कि वो 2 मुल्क जो हैं उनके डिप्लोमेट्स, माना हुआ है कि इनकी इनपुट जो है वो कमाल की है, और इत्तेफाक की बात है कि उन 2 मुल्कों में एक मुल्क तो आता है आपका और मेरा पाकिस्तान, और एक हमारा हमसाया मुल्क हिंदुस्तान। ज़बरदस्त। ये तो हुई बात आपकी, वो छोटी सी राव साहब ने बात की थी जी।
8वीं मरतबा हम बने, 15 मेंबर का ये यानी है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, 5 इसके परमानेंट मेंबर हैं, 10 इसके हर 2 साल बाद जो है वो होते हैं। पाकिस्तान भी हुआ है, शायद सोमालिया और इराक वगैरह भी हो गए हैं। पहली बात तो ये है कि हमें पता होना चाहिए कि ये कोई पाकिस्तान ने कोई ऐसा कारनामा सरंजाम नहीं दिया, ये रोटेशन में होती हैं। ये इसमें एशिया पैसिफिक ग्रुप है, इससे बहुत सारे ग्रुप है ना, लैटिन अमेरिका में ग्रुप है, यूरोप के ग्रुप हैं, इधर से यानी सेंट्रल एशिया का। तो एशिया पैसिफिक ग्रुप का जो रिप्रेजेंटेशन है इस दफ़ा पाकिस्तान का नाम आया, और उस पर ये वाहिद या 2-3 फोरम ऐसे हैं जिसमें हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक दूसरे को उसकी नफ़ी नहीं करते, सपोर्ट करते हैं, और ये उनमें से एक है। यानी ये वाला जो है ना, क्योंकि हिंदुस्तान भी बना कई दफ़ा, तो ये जो 8वीं मरतबा बना है, इंपॉर्टेंट बात मेरे नज़दीक ये है कि पाकिस्तान क्या कर सकता है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल पूरे अक़वाम मुत्तहिदा यूनाइटेड नेशंस का सबसे अहम इदारा है। ठीक है, इसमें जो फैसला होता है, और अगर उसमें सैंक्शंस हो तो बहुत यानी दूर रस इसके नताइज निकलते हैं। अब क्या 7 मरतबा जब पाकिस्तान बना इसका मेंबर, तो कश्मीर ले लिया हमने? क्या जब 7 मरतबा मेंबर बना तो क्या हिंदुस्तान ने हम कुछ कर सके उसका? या अगर हिंदुस्तान बना कई दफा इसका मेंबर, तो उसने क्या कर लिया? ठीक है, नंबर 1 मिसाल देता हूं उसकी कि जो बाकी 4 परमानेंट मेंबर है P5 के, जिसमें रशिया भी है और इसमें चाइना भी है, फ्रांस वगैरह भी है, क्या ये गजा की जो है वो ये या फिर ये रफा की सूरत हाल का कुछ कर सके हैं? अब ये कि वो एक छोटा सा आप यूँ समझिए कि सर्कल है जिसपे पाकिस्तान अपना किरदार अदा कर सकता है, और कम से कम उस फोरम पे बात करने के लिए बैठा हुआ है। इसके बनने से कोई कश्मीर हमें मिल जाएगा या कुछ हम कुछ कर लेंगे, ऐसा नहीं है। तो लेकिन ये है, ये एक अच्छी बात है। तो वैसे भी पाकिस्तान करता रहता है जाके इस मुख्तलिफ फोरम्स पर, तो फिर सिग्निफिकेंस इस सीट की नहीं, इस फोरम पे रामीन, इसमें इस फोरम में बैठना एक होता है, बाहर बात करना ठीक है, एक होता है कॉन्फ्रेंस में जब उनकी मीटिंग होती है, ये 15 मेंबर बैठते हैं और फिर उसमें वोटिंग होती है, तो वोटिंग में तो पाकिस्तान हिस्सा लेगा ना। ठीक है, और चाइना हमारे साथ होता है, और चाइना और पाकिस्तान ये 2 वोट तो पक्के हैं ना कि जो चाइना के हक में जाएगी या पाकिस्तान के हक में, ये दोनों वहां पे होंगे। अच्छी बात है, लेकिन मेरा यानी इस वक्त की आखिरी बात करूंगा, मेरा ये कि जरा हुकूमत को सोचना चाहिए कि अगर इस तरह का फोरम आपको फिर से मुयस्सर आया है, तो इस दफा हमने क्या नई बात करनी है, क्या ऐसी बात करनी है, और उसके लिए फॉरेन ऑफिस को बाकायदा नई हिदायत दी जा सकती है। हमारे बड़े ज़बरदस्त ऑफिसर हैं इन सर्विस जो वहाँ जा सकते हैं। और एक बात मैं यहाँ करना चाहूँगा कि ये जो 182 वोट मिले हैं ना पाकिस्तान को, आपने बताया 190 में से, ये कमाल है उन नौजवान अफसरों का जो कि न्यूयॉर्क में फॉरेन ऑफिस के मौजूद हैं। उनकी ये दिन रात की मेहनत का निचोड़ उसका रस है, तो उनको तो सबसे पहले मुबारकबाद। ठीक है साकिब, आपको क्या लगता है ये पोजीशन जिस पर अब पाकिस्तान बैठा है, ये कितनी इन्फ्लुएंशियल है? और दूसरा ये कि एजेंडे पर क्या होना चाहिए? ज़ाहिर हिस्ट्री की हमने बात की कि जब पाकिस्तान था इस सीट पर तो क्या कुछ हुआ, राव खालिद साहब ने तस्करा किया, नजमुल साकिब साहब ने भी सवाल उठाया कि अब क्या करना होगा। तो आपको क्या लगता है एजेंडे पर क्या कुछ होना चाहिए अब पाकिस्तान के? एक तो जहाँ पे जो आपने बात की कि इन्फ्लुएंशियल कितनी है, मेरा नहीं ख्याल कि बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल है। इन्फ्लुएंशियल बनाया जा सकता है इसको। अगर बात की जाए हिस्ट्री की तो 50 से लेकर अब तक जो है वो पाकिस्तान 8वीं दफ़ा इसका मेंबर बना है, तो हर एक दहाई में 2 साल के लिए वो मेंबर बनते रहे हैं। पूरी अगर हिस्ट्री का 50s में, 60s में, फिर 70s, 80s, 90s, इसी तरह ऑनवर्ड जो है वो ये चलता आ रहा है। और इंडिया भी इसी तरह तकरीबन 8 दफ़ा वो भी 2-2 साल के लिए जो है वो गैर मुस्तकिल मेंबर जो है वो बनता आ रहा है। तो इसमें ये कहा जाए कि बहुत बड़े पैमाने पर कोई तब्दीली ला सकते हैं या लाई गई है, माजी में तो ऐसा जो है वो नहीं देखा गया, लेकिन बहरहाल दुनिया का एक बड़ा प्लेटफॉर्म मौजूद है, वहाँ पे पाकिस्तान
की नुमाइंदगी की जा सकती है। वोटिंग में जो है वो हिस्सा लेंगे। ये 1 जनवरी 2025 से 31 दिसंबर 2026 तक 2 साल के लिए ये गैर मुस्तकिल जो है वो पाकिस्तान इसका मेंबर होगा। तो असल बात तो वही है कि जिन ममालिक के पास वीटो पावर है वो ही असल में जो असरअंदाज होते हैं, जो पॉलिसीज़ हैं, जो वर्ल्ड वाइड जो भी तनाज़ात हैं, जंगें हैं, जो भी है उसमें जो असरअंदाज होते हैं वो ही ममालिक हैं। हमारा ये है कि जो एक वर्ल्ड वाइड एक लॉबिंग भी है, चाइना के साथ पाकिस्तान का एक ढकी छुपी बात नहीं है। तो ये चीज़ें जो है वो अल्टीमेटली सफारतकारी के ज़रिए पाकिस्तान एक तो अपना इमेज बेहतर कर सकता है, जिस तरह नजमुल साकिब साहब ने बात की कि जो हमारे सफारतकार हैं यकीनी तौर पर ये उनकी कामयाबी है कि पाकिस्तान को इतना बड़ा जो है मकाम दिलवाया कि 182 जो है वो वोट पड़े। ये अल्टीमेटली पाकिस्तान के लिए इज़्ज़त और वक़ार का मकाम है कि 182 जो ममालिक हैं वो पॉजिटिवली सोच रहे हैं पाकिस्तान के हवाले से, जिन्होंने जो है वो वोट दिया है। तो सफारतकारी के ज़रिए बेहतर तरीके से इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। दुनिया भर में वक्तन फ़वक्तन तनाज़ात भी होते हैं, जंगें भी चल रही होती हैं। गज़ा का मामला है या कश्मीर, अगरचे कश्मीर के हवाले से कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी पिछले 60-70 साल में, लेकिन फिर भी कश्मीर के इशू को पाकिस्तान का एक मौक़िफ़ है उस हवाले से दुनिया के सामने। वहाँ पे जो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें भी आज भी मौजूद हैं, वो कहीं ना कहीं मौजूद हैं, उन पर अमल दरामद नहीं हुआ, लेकिन उसको उजागर किया जा सकता है। दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो जंग है पाकिस्तान, उसमें अगर माजी में बात की जाए पिछली 2 दिहाइयों में, तो पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में हिस्सा भी लिया और बहुत ज़्यादा नुकसान भी उठाया है। तो ये वो चीज़ें हैं जो उन प्लेटफॉर्म पे पाकिस्तान भरपूर तरीके से अपना केस जो पेश कर, ये भी उठाया जा सकता है, ये मामला भी पाकिस्तान की जानिब से अक़वाम मुत्तहिदा में उठाया जा सकता है, जिस तरह की भारतीय दहशतगर्दी के ज़ाहिर सबूत ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि अब तो बाहर के ममालिक में, कनाडा में मिले। नहीं ये नहीं उठाया जा सकता। इस हवाले से जो है वो कश्मीर का इशू है या ये जो मामला है जो दहशतगर्दी की आपने बात की, मेरा ख्याल है अपना मौक़िफ़ तो वो किसी न किसी फोरम पर ला सकते हैं कि जो फैक्ट्स हैं वो ला सकते हैं कि इस किस्म की सिचुएशन जो है वो डेवलप होती रही है माजी में। ठीक है, बात उठाई जा सकती है, फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात की जा सकती है। T20 वर्ल्ड कप में कल पाकिस्तान का पहला मैच था और हमारा खाता खुलते ही बंद हो गया। यूएसए की नौमौलूद क्रिकेट टीम से पाकिस्तान की तजुर्बेकार सीनियर टीम हार गई। एक तरफ लड़खड़ाती बैटिंग लाइन थी तो दूसरी तरफ अनपेस्ड पेसर अटैक था। रन्स हमने ज़रूर कंटेन किए, इस हद तक किए कि मामला सुपर ओवर में चला गया, मैच ड्रॉ हो गया, मगर फिर मोहम्मद आमिर ने यूएसए को रन्स के अंबार लगाने के जो मौके दिए, वाइड बॉल्स करवा कर इतने एक्स्ट्रा रन्स दिए कि यूएसए की सिर्फ एक बाउंड्री लगी, मगर एक ओवर में 19 रन्स फिर भी बना लिए, जो जाहिर है पाकिस्तानी बैटर्स चेज नहीं कर सके और हम ये मैच हार गए। नजमुल साकिब साहब, ज़रा जल्दी से लिस्ट डाउन कर दीजिए व्हाट वेंट रॉन्ग। बहुत सारी चीज़ें गलत, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, उसके लिए टाइम नहीं है, लेकिन मुख्तसरन ये बताऊंगा कि ये टीम जब गई थी ना वर्ल्ड कप में, जी। ये वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका में जो ये आप हो गया है, उस वक्त ही पता लग गया था कि ये सिलेक्शन किस तरह से हुई है, ये कौन प्लेयर्स हैं जो जा रहे हैं। जी, मुझे ये बताइएगा कि दोस्तियां निभाना अच्छा होता है तो क्या ज़रूरी है कि इतने बड़े इवेंट में भी दोस्तियां निभाई जाएं? बाबा, अगर शादाब से बॉलिंग नहीं हो रही और वो 50-55 रन्स देता है, हाँ। अब कल के मैच में भी 9 की एवरेज से उसने दिए हैं, 3 ओवर उससे कराए गए, चौथा इसलिए नहीं कराया गया कि फिर 50 हो जाएंगे। अब ये है कि ये ज्यादती, और फिर वो अबरार क्या कर रहा है बाहर बैठा हुआ। फिर ये कि अगर आपने कैच छोड़ दिया है, जिस तरह के अफरीदी साहब ने कैच छोड़ दिया था, जी। मैं आपको यकीन से बताता हूँ, राव साहब और मैं भी खड़े होते ना तो वो कैच मैंने पकड़ लेना था। अच्छा, अब क्या वो कैच जो है वो इसलिए छूटा, मैं पाकिस्तानी हूँ ना, मैं तो साजिशी थ्योरियों पे बड़ा बिलीव करता हूँ। अच्छा, फिर ये है ये जो आपने नौमौलूद टीम का जिक्र किया ना, नौवारद का। देखिए, अगर आप स्टडी करते हैं ना दुनिया के मुख्तलिफ बोर्ड्स को और उसमें देखते हैं कि क्यों वो परफॉर्म कर रहे हैं और ख़ास तौर पे अमेरिका क्यों परफॉर्म कर रहा है, तो उसमें यह कि वहाँ पे इन सब के पास वहाब रियाज नहीं है, इनके पास जो सिलेक्शन कमेटी है उसका कोई हेड है,
ठीक इनके है। पास ये है कि इनको ये नहीं है कि मुझे कैप्टन बनाओ, जिस तरह रिजवान जो है, और ज्यादती की बात है ना कि आपने उसको क्यों नहीं बनाया, शाहीन को क्यों बनाया, सही बात। और शाहीन को बनाया तो फिर उसको उतार क्यों दिया, यानी इतना अनसेरेमोनियसली। तो इस तरह की चीजें आप करते हैं, आप प्लेयर्स को वैसे ही। दूसरी बात कि हर प्लेयर को यह पता है कि अगर मैंने इस दफा परफॉर्म नहीं किया तो अगला मैच नहीं खेल सकूंगा। हाँ। तीसरी बात कि ये आजम खान कौन है यार, अगर आप इसको तेज बॉल कराया तो ऐसे करके डक किया और डक भी ठीक नहीं हुआ। जी जी। और पहली गेंद स्पिनर ने एक आराम से बॉल कराया जो मैं और राव साहब भी खेल सकते थे, यकीन कीजिए।